Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania. Students, today we are going to read chapter 2 of First Flight from class 10th, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Let me tell you about the chapter first. This extract, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, is taken from the autobiography of this great man, means Nelson Mandela. It is a touching account of the horrible, the operations, the incidents which were take place during that time when these black people were fighting to get their equal rights. जैसा कि उनके देश में साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल के पास थे, उन सभी राइट्स को इक्वली अपने लिए लेने के लिए दोस पीपल वर वर्किंग हार्ड, दे वर फाइटिंग. वो चाहते थे कि उनको वही दर्जा मिले जो कि वाइट लोगों को मिलता है, वही सारी फ्रीडम, वही सारे राइट्स उनको मिलने चाहिए. और नेल्सन मंडेला को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, आपको पता हो तो. इनकी इम्पोर्टेंस वही है साउथ अफ्रीका में या दुनिया में जो कि हमारे लिए मिस्टर महात्मा गांधी रखते हैं. उन्होंने भी नॉन वायलेंस के रास्ते को फॉलो करके फ्रीडम को गेन किया. सेम विद हिम. यहाँ अपार्थाइड सिस्टम को ब्रेक करने की बात होगी इस चैप्टर में. एंड दिस अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. मींस जो व्हाइट पीपल थे उनको ब्लैक पीपल से अलग करने की वो कहानी है कि किस तरीके की व्हाइट लोगों ने अपनी सुपरमेसी स्थापित कर दी थी ब्लैक पीपल के ऊपर. वो हर बात में उनको सुपीरियर समझा जाता था, ठीक है, उनको ऑपरेस करके रखा जाता था. तो वो सारी कहानी आप यहाँ पर पढ़ेंगे इन द वर्ड्स बाय मिस्टर मंडेला. तो नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule. नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने लगभग 3 सेंचुरीज के बाद, मतलब 300 साल बाद जब वहां पर व्हाइट रूल को एंड किया गया, तो वो पहले व्यक्ति थे जो ब्लैक थे एज अ प्रेसिडेंट जिसको चूज किया गया. मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. जब डेमोक्रेसी आप लोगों को पता है, इट्स अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. तो यहाँ पर जब पहला इलेक्शन हुआ डेमोक्रेटिक, उनमें से 400 सीट का इलेक्शन था जिसमें से 252 सीट्स उन्होंने हासिल की पार्टी ने. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address. यहाँ पर ये इनॉग्रेशन डे है. इनॉग्रेशन डे से क्यों कहा गया है? यहाँ पर वो पहली बीइंग ब्लैक प्रेसिडेंट ओथ लेने वाले हैं, तो इस वजह से इसको इनॉग्रेशन कहा गया कि एक नई सरकार की, एक नई लिबर्टी की शुरुआत थी वहां पर. इसको बेटा ऑटम डे भी कहा गया उनकी लैंग्वेज में. ऑटम डे इसलिए कहा गया कि एक बहुत पुराने सिस्टम को तोड़कर गिराकर एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई. यहाँ उन्होंने जो अपनी स्पीच दी है ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि हम आगे अपने चैप्टर में पढ़ें. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. कह रहे 10th में, ये 10th मई 1994 की बात हो रही है जिस दिन उन्होंने ओथ ली कि वो जो डॉन यानी सुबह थी वो बहुत ब्राइट थी, बहुत खूबसूरत थी, क्लियर थी, और पिछले कई दिनों से besieged by means surrounded by, closely surrounded by, कि मैं जो था यानी यहाँ आए, क्योंकि इट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस्टर मंडेला, तो wherever you will read I, it means मिस्टर मंडेला. वो कह रहे हैं कि मैं बहुत पिछले कुछ दिनों से वर्ल्ड के लीडर्स और डिग्निटरीज मींस रिस्पेक्टेड पीपल से सराउंडेड था जो कि इनॉग्रेशन के दिन अपनी रिस्पेक्ट पे करने आए थे वहां पर. और ये जो इनॉग्रेशन था ये दुनिया की अब तक की साउथ अफ्रीकन की दुनिया पर जमीन पर अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी, जिसमें कि इतने डिग्निटरीज और पीपल आए हुए थे, वर्ल्ड लीडर्स आए हुए थे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. और जो ये सेरेमनी थी इनॉग्रेशन डे की यानी ओथ सेरेमनी, वो
ली होनी थी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। सैंडस्टोन जो लाल बलुआ पत्थर होता है उसको कहते हैं। एम्फीथिएटर एक ऐसी जगह होती है, साइड में लिखा भी है, बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। मींस एक ऐसी जगह, बड़ा सा एरिया होता है जो कि जिसके ऊपर छत नहीं होता, ओपन होता है वो ऊपर से, और बहुत सारी स्टेयर्स बनी होती हैं सीट्स के रूप में, कि वहां पर रोज पर सीट्स की तरह उनको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। For decades, this had been a seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब यहाँ पर बहुत सालों, डिकेड्स का ना मतलब 1 decade is equal to 10 years, तो कई सालों से ये जो जगह है यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया, यहाँ पर ये जगह जो थी व्हाइट सुपरमेसी, व्हाइट लोगों के अंडर थी ये जगह। लेकिन आज अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक रेनबो जैसा सीन क्रिएट हुआ है। अब रेनबो इसलिए कहा गया है क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, वर्ल्ड लीडर्स आए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो जो उन्होंने कलरफुल ड्रेसेस पहन रखी हैं, क्योंकि सारे देशों का पहनावा जो वेशभूषा होती है वो डिफरेंट होता है, तो उन्होंने वो डिफरेंट कलर ड्रेसेस में वहां बैठे हुए हैं, और वो यहाँ पर विटनेस करने आए हैं। ये गैदरिंग हुई किस लिए है कि वो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को बनते हुए देखेंगे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर जनानी। ऑन द पोडियम डी क्लार्क वाज फर्स्ट सोन इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब ये जो ऑटम डे बच्चे यहाँ पे लिखा है, ये ऑटम डे, आपको पता है जो सीजन्स होते हैं वो भी हमारे जो अर्थ में है अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइम पर होते हैं। तो यहाँ पर ऑटम डे मतलब ये भी है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक नई शुरुआत हो रही थी वहां। और ऑटम डे इसलिए क्योंकि उन दिनों मई के टाइम में साउथ अफ्रीका में ऑटम का सीजन होता है। कहते हैं मैं अपनी डॉटर जनानी के साथ वहां पहुंचा, और पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क थे, जिनको की जो कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और वो सबसे पहले ओथ लेने वाले थे। Then Thabo Mbeki was sworn in as a first deputy president, और उसके बाद बारी थी थाबो मैबेकी की, जो कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. और जब मेरी बारी आई तब मैंने वहां प्लेज ली, ओथ ली कि मैं ओबे करूंगा, यानी मानूंगा और अपहोल्ड करके रखूंगा जितना भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में चीजें लिखी गई हैं, और अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दूंगा अपने इस रिपब्लिक यानी अपने देश और देश के लोगों के लिए। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेड। और वो कहते हैं जितने भी गेस्ट असेंबल थे और जो भी लोग वहां देखने के लिए आए थे, विटनेस के तौर पर जो बैठे थे, ऑडियंस के तौर पर बैठे थे, उन सबको मैंने कहा, अब ये जो आप पढ़ने वाले हैं आगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर मिस्टर मंडेला स्पीच जो उन्होंने उस दिन दिया। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. अब वो कहते हैं आज हम सब लोग जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं वो कन्फर करने आए हैं उस ग्लोरियन होप को, जो कि एक न्यू बॉर्न लिबर्टी की है, कि जो नई अभी न्यू बॉर्न लिबर्टी क्यों कहा गया है, क्योंकि उसका जन्म अभी अभी हुआ है, क्योंकि आजादी जो ब्लैक पीपल को अभी मिली है व्हाइट सुपरमेसी से। तो यहाँ पर हम वो होप देने आए हैं उस न्यू बॉर्न लिबर्टी को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मीन्स वो जो हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को एक्सपीरियंस किया है उससे बाहर निकल गए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है, वही अपार्थाइड सिस्टम यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम अभी चल रहा है। और अब वो चाहते हैं कि उस सिस्टम को यहाँ ब्रेक करके उस एक्सपीरियंस से हम आगे निकले हैं। अब हम एक ऐसी सोसाइटी की नींव रखने वाले हैं जिस पर अब ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा। We who are outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. अब यहाँ कहा गया हम जो कि अभी तक आउटलॉज थे, जिन्हें आउटलॉज माना जाता था। अब आउटलॉज कौन होते हैं, क्यों कह रहे हैं वो अपने आप को, बिकॉज इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। क्योंकि यहाँ पर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम चल रहा था, तो बहुत सारे देशों ने अपने आप को अलग कर लिया था साउथ अफ्रीका से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे बाकी देश भी कि ऐसा कुछ सिस्टम प्रिवेल हो, क्योंकि जैसा उन्होंने पहले भी कहा कि एक ह्यूमन डिजास्टर था। क्यों सुपरमेसी दिखाई जा रही थी ब्लैक पीपल के ऊपर थ्रू व्हाइट पीपल, जिन्हें अभी तक आउटलॉ माना जा रहा था,
आज वही प्रिविलेज ले रहे हैं एक होस्ट बनकर कि वो दुनिया के बड़े बड़े जो हैं उनको अपनी धरती पर वेलकम कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession the people of our country or what it after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. और हम सब यानी हम अपने पूरे देशवासियों की तरफ से कह रहे हैं आप इन सभी इंटरनेशनल गेस्ट डिस्टिंग्विश मींस रिस्पेक्टेड वर्दी इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं उन सब जो जिन्होंने आके आज यहाँ पोजीशन लिया है और हमारे साथ के हमारी कंट्री के लोगों के साथ यहाँ बैठे हैं और विटनेस कर रहे हैं इस कॉमन विक्ट्री को जो की है जस्टिस की विक्ट्री। जीत किसकी है? वो न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की, आत्मसम्मान की। We have at last achieved our political emancipation. और आखिरकार अब हमने अपने पॉलिटिकल एमेंसिपेशन प्राप्त कर लिए। पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। अभी तक उनको पॉलिटिकल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे उन लोगों को इलेक्शन में खड़े होने की परमिशन नहीं थी, तो वो पॉलिटिकली भी अब फ्री हो गए हैं। We pledge ourselves to liberate our people, all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, other discrimination. वो कहते हैं आज हम ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम अपने लोगों को आजाद करेंगे हर उस तरीके की बॉन्डेज से बहुत समय से चलती आ रही है, चाहे वो गरीबी है। डेप्रिवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, कि जिसका आपको भी एज अ ह्यूमन बेसिक राइट होना चाहिए बाकी लोगों के बराबर, उन चीजों से काट कर रखा गया था। या सफरिंग, वो दुख, या फिर जेंडर हो या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे रेशियल हो, जेंडर हो, उन सब चीजों से मुक्ति दिलाने। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another. अब आज के बाद कभी भी नहीं ऐसा होगा कि हमारी खूबसूरत धरती जो है फिर से एक्सपीरियंस करेगी कि एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण कर रहा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. और वो ये कह रहे हैं कि ये जो सूरज आज का ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, वो अब कौन सी ह्यूमन अचीवमेंट है कि वहां पर वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, सब इक्वल हो चुके हैं। कहते हैं कभी भी हम इस सूरज को डूबने नहीं देंगे और अफ्रीका की जय। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अब वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर में हम सबने अपनी नजरें ऊपर की, वहां पर एक बहुत खूबसूरत स्पेक्टेकुलर अरे मींस एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल। वहां पर जो साउथ अफ्रीकन जेट थे, जो हेलीकॉप्टर, जैसे हम लोगों के यहाँ भी रिपब्लिक डे वाले दिन होता है कि जो एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो हवा में खूबसूरत करतब करते हैं, खूबसूरत फॉर्मेशंस बनाते हैं, तो ऐसे ही वहां पर भी हो रहा था कि वो जो हेलीकॉप्टर्स थे अपने ट्रूप कैरियर्स में रॉर कर रहे थे, यानी दहाड़ रहे थे, वो अपना दिखा रहे थे कि उनके अंदर कितनी ताकत है, और साथ ही साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर परफेक्ट फॉर्मेशन में वो घूम रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, a new government that had been freely and fairly elected. वो सिर्फ अपनी ताकत को ही डिस्प्ले नहीं कर रहे थे कि वो मिलिट्री फोर्स में कितनी ताकत है और कितने प्रिसाइज हैं अपनी चीज को लेकर, बट वो डेमो दे रहे थे मिलिट्री की लॉयल्टी का, कि अब जो मिलिट्री की लॉयल्टी है वो उस नई इलेक्टेड जो डेमोक्रेसी की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड है, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी का वो प्रूव करना चाहते थे, दैट दे आर गोइंग टू बी लॉयल विद दिस न्यू गवर्नमेंट। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, the chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और थोड़ी देर क्या हुआ था कि जो हाईएस्ट जनरल है साउथ अफ्रीका के डिफेंस के, चाहे वो पुलिस के हैं या बाकी डिफेंस के हैं, आर्मी है, नेवी है, और आपका एयरफोर्स है, डिफेंस में ये सारी चीजें आती हैं, और पुलिस के जो हाईएस्ट रैंक होल्डर्स थे जिनकी चेस्ट जो थी बिडाक थी, बिडाक मीन्स डेकोरेटेड थी। डेकोरेटेड मीन्स जब डेकोरेशन का मतलब होता है जब हम किसी डिफेंस के ऑफिसर की, हायर रैंक ऑफिसर की को बात करते हैं डेकोरेटेड, तो इट मीन्स दैट दोज आर फुल ऑफ ऑनर्स। जो भी उनको ऑनर्स दिए गए हैं अब तक, उन्हें जो भी मेडल्स मिले, वो सब उनकी जो ड्रेस थी उसे पूरी तरीके से कवर्ड थी, और वो मुझे सैल्यूट कर रहे थे और प्लेज ले रहे थे अपनी लॉयल्टी की कि वो मेरे लिए लॉयल रहने वाले हैं।
I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. हाँ, ये मेरे दिमाग में बात थी कि अब से थोड़े ही दिनों पहले ये लोग जो आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे वो सल्यूट नहीं किया, तो उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। Finally, a shower of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of this new South African flag. अब कहते हैं आखिरकार एक शावरा, शावरा आप देख सकते हैं वी की शेप में, जब ऐसे वी की शेप आप करते जाएंगे, वी के साथ एक और वी इस तरीके से बनाते जाएंगे, कह रहे इम्पाला जेट्स ने एक स्मोक ट्रेल बनाया जिसमें ये सारे कलर्स थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे साउथ अफ्रीकन फ्लैग। The day was emphasized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Khosi Seklel Africa and blacks singing Daistan, the old anthem of the Republic. आप कह रहे हैं वो डेज से भी सिंबलाइज कर रहा था क्योंकि वहां पर उस दिन एक साथ दो नेशनल एंथम प्ले हो रहे थे, और वो दो नेशनल एंथम कौन से थे, क्योंकि अलग उन लोगों को इक्वल राइट्स तो थे नहीं, तो एक था ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम और एक था व्हाइट लोगों का, वो दोनों ही नेशनल एंथम उस दिन प्ले किए गए। और जो कि एंथम था रिपब्लिक का पुराना एंथम था डाई स्टैम्प, वो प्ले किया गया। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, but soon know the words by heart. अब वो कहते हैं कि हालांकि अब ऑब्वियस सी बात है कि व्हाइट लोगों को ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम नहीं लर्न था और ना ही व्हाइट लोगों को ब्लैक लोगों का, तो वो लोग कोशिश तो कर रहे थे कि वो एक दूसरे के नेशनल एंथम को सिंग करें, लेकिन वो दिन दूर नहीं था कि जब वो एक दूसरे के नेशनल एंथम्स को बाय हार्ट यानी याद कर ले, लर्न कर ले। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। और वो इनॉग्रेशन वाले दिन मैं ओवरवेल्म था, मतलब मैं बहुत ज्यादा भरा हुआ था। ओवरवेल्म्ड होता है बट व्हेन यू वाज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जब आती हैं, सेंस ऑफ हिस्ट्री से, हिस्ट्री के सेंस से ओवरवेल्म था मैं। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अब वो बता रहे हैं कि उसने सोच रहा था कि जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था, यानी कि 1900 के बाद का जो साल थे 10 साल, और मेरे जन्म से भी पहले की बात है ये, जब हमारी इस धरती पर एंग्लो बोर वॉर हुआ था मेरे जन्म से पहले, और जिस वॉर में व्हाइट्स लोगों ने साउथ अफ्रीका के लोगों को हरा दिया था, और उस दिन वहां ये रेशियल डोमिनेशन का जो सिस्टम था इरेक्ट हुआ था, खड़ा हुआ था, जिसमें कि डार्क स्किन लोगों को अपनी लैंड के ऊपर ही इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ रहा था। The structure they erected formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world ever known. और वो स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट हुआ था, वो ऐसी फॉर्मेशन थी जो कि दुनिया की आज तक की माने देखने वाली सबसे ज्यादा हार्श और इनह्यूमन यानी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्रूअल एक सोसाइटी थी। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, कह रहे अब ये जो टाइम है ये लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी, क्योंकि 1994 की ये बात कर रहे हैं, और मेरा खुद का 8th डिकेड यानी लगभग 80 इयर्स के अराउंड उनकी एज, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. अब वो जो सिस्टम जो है वो ओवरटर्न पलटने वाला है हमेशा के लिए, और रिप्लेस होने वाला है एक ऐसे सिस्टम पे जहां पर सबको अपनी राइट्स और फ्रीडम मिली होंगी रिगार्डलेस देयर कलर, चाहे वो किसी भी कलर के हैं, सभी को उनके राइट्स और इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल फ्रीडम मिलेगी। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. और ये दिन इतनी आसानी से नहीं आ गया, ऐसे सेक्रीफाइसेस दिए हैं थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने हमारे देश के, जिनको कि इमेजिन करना भी मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और उन्होंने जितना दर्द सहा है, जितना करेज के साथ इन चीजों का सामना किया है, उनको ना ही गिना जा सकता है, ना ही उनको कभी रिपे चुका जा सकता है। सेम हमारे भी फ्रीडम फाइट जब हुई थी तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दे दी थी, बहुत सारे लोग थे जिनकी जान ली गई थी, तो हम लोगों को उन्हें याद रखना चाहिए कि जो फ्रीडम है हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। तो सेम वो बात कह रहे हैं यहाँ पे,
I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और मैंने उस दिन यही फील किया, जैसा कि मैं हमेशा से ही करता हूँ, कि मैं जो मुझसे पहले अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, यानी देशभक्त थे, जिन्होंने अपनी जान दे दी इस देश की आजादी के लिए, हम व्हाइट लोगों की ब्लैक लोगों की आजादी के लिए, मैं उन्हीं का एक सम हूँ, यानी उन्हीं की वजह से मैं क्रिएट हुआ हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन विद मी। वो जो मुझसे पहले पैट्रियट्स थे, जिन्होंने जान दे दी, वो उनकी लाइन वहां खत्म हुई और मुझसे एक नई लाइन शुरू हुई। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं उनको धन्यवाद करने के लिए एबल नहीं हूँ अब, क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है और वो नहीं है अब ये देखने के लिए कि किस तरीके जो उनके सेक्रीफाइसेस थे, उन सेक्रीफाइसेस की वजह से हमने आज क्या अचीव कर लिया। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अब ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, उन्होंने मेरी कंट्री और मेरी कंट्री के लोगों को एक ऐसा वुंड दिया है, मतलब जो डीप है बहुत और लास्टिंग है, यानी चलने वाला, ठीक नहीं होने वाला, डीप एंड स्ट्रॉन्ग। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम में से बहुत सारे लोग, हम लोग जो ब्लैक हैं, बहुत सारे साल या फिर कई जनरेशन हम निकालेंगे रिकवर होने में इस डीप और स्ट्रॉन्ग दुख से। But the decades of oppression and brutality had another intended effect. लेकिन ये जो डिकेट्स तक हमने ऑपरेशन सहा, जो शोषण सहा, ब्रुटैलिटी का, उसका एक अनइंटेंडेड, ना चाहते हुए भी एक और इफेक्ट निकला, वो था and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisselus, the Chief Luthilis, the Joseph Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukwas of our time, man of such extraordinary courage. अब ये कह रहे हैं कि ये इनके जैसे आप हमारे देशभक्त हैं, आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे इन लोग, इन्होंने भी अपने यहाँ के कुछ देशभक्तों के फ्रीडम फाइटर्स के नाम गिनाए, और कहते हैं कि क्या निकला है, एक अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या हुआ है कि हमें इतने सारे महान व्यक्ति देखने को मिले, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. क्योंकि उन्होंने इतना ऑपरेशन सहन किया, तभी हम लोगों को इतने महान व्यक्ति मिल पाए, जो कि शायद इस धरती पर अब दोबारा इतने महान व्यक्ति पैदा नहीं होंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसका मतलब जरूर पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आती है, ये पूछ ली जाती है कि शायद जिस डेप्थ में जाकर हम लोगों को हम लोगों का शोषण किया गया था, उसी शोषण की वजह से इतने हाई कैरेक्टर वाले लोग को बनाया गया, वो उभर कर आए हमारी मिट्टी से। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. और हमारी धरती जो है, मैं हमेशा ही मानता हूँ कि मेरी कंट्री, और ये ट्रू भी है, ये जो साउथ अफ्रीकन है, वहां पर बहुत सारे गोल्ड माइंस और डायमंड्स वगैरह पाए जाते हैं, तो कहते हैं वो रिच है जेम्स में, मिनरल्स में, जो इसकी धरती के जमीन के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन मेरा मेरा हमेशा ऐसा ये मानना रहा है कि इसकी असली धन संपत्ति जो है, वो है इसके लोग, जो कि फाइन है और ट्रूअर है, सच्चे हैं, प्योर डायमंड से भी ज्यादा। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये जो कॉमरेड्स आए, ये जो जितने भी देशभक्त आए, इन्हीं लोगों से के स्ट्रगल से मैंने सीखा कि आखिर साहस का क्या मतलब होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। टाइम के साथ मैंने बार बार देखा कि बहुत सारे आदमी और मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को ताव पर रख दिया एक इस आइडिया के लिए, और वो आइडिया क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होना। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा कि किस तरीके से कितने आदमी खड़े हो जाते थे अटैक्स को बर्दाश्त करने के लिए, टॉर्चर करते थे, और वो टूटते नहीं थे, उनको टॉर्चर करने वाला इंसान टूट जाता था। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और वो इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत शो करते थे, और रिसिलेंस मींस द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। वो शो करते थे जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है, कि किस तरीके से उनके अंदर एबिलिटी थी कि किसी भी तरीके के दुख को, परेशानी को, हार्डशिप को वो फेस करते थे और उससे रिकवर भी हो जाते थे, उसके इफेक्ट से रिकवर हो जाते थे। And that courage was not the absence of fear, but the trip forward.
मैंने सीखा कि करेज का मतलब डर की कमी नहीं है, लेकिन अपने डर के ऊपर जीत हासिल करना ही साहस कहलाता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। एक ब्रेव बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, लेकिन वो है जिसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल की। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. यहाँ पर किसी भी भगवान ने सभी लोगों को इक्वल बनाया, जब सबको जन्म दिया है तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को उसके स्किन के कलर की वजह से, उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या उसके रिलीजन की वजह से नफरत करे। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. और पीपल जो है सीखते हैं, वो सीख लेते हैं हेट करना। अगर वो हेट करना सीखते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो एक लव है एक नेचुरल फीलिंग है जो हमारे ह्यूमन हार्ट में होती है, बजाय इसके अपोजिट इमोशंस के। क्योंकि बाय बर्थ वी नो वी विल लव अवर मदर। तो लव एक बेसिक, एक नेचुरल फीलिंग है जो हमारे अंदर होती है। हेट तो हमें सिखाई जाती है, जैसे जैसे ग्रेजुअली हम इस सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, इस दुनिया के सामने आते हैं। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. वो कहते हैं ग्रिमेस्ट टाइम में भी, जो दुखी से दुखी ज्यादा ग्रिमेस्ट टाइम जो थे, हम सैड से सैड पीरियड भी जो वो चला था हमारा, तब भी मैंने ये पाया कि वहां पर उस समय में भी ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत मैंने देखी। वन ऑफ द गार्ड्स, जहां वो 30 साल तक जेल में थे, वहां पर वो कहते हैं कि एक गार्ड था जिसके अंदर इंसानियत थी, चाहे वो एक सेकंड के लिए ही थी, वो सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए, हमारे हमारे लोगों के लिए उसके दिल में। लेकिन ये इनफ था मुझे रियश्योर करने में, मुझे विश्वास दिलाने में, और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना कि सभी लोगों के अंदर इंसानियत खत्म नहीं हो सकती। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. क्योंकि इंसान के अंदर की जो इंसानियत है, जो अच्छाई है, उसे आप थोड़ी देर के लिए दबा के तो रख सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उसी बात हो रही है कि हम चाहे किसी भी चीज को हमें सिखा, जैसे व्हाइट लोग थे उनको सिखाया गया उनके गार्ड्स को कि नहीं ये ब्लैक लोग हैं, इनको अच्छा ट्रीट नहीं करना, ये वो सब चीजें, लेकिन फिर भी उस अच्छाई को वो ज्यादा समय तक नहीं दबा के रख पाए, और आखिरकार वो तख्ता पलट हो ही गया, वो सुपर। तो आज की एक्सप्लेनेशन यहीं तक बच्चों, but don't forget to share my videos. Please share it as much as you can. For the next video, keep waiting. I'll meet you soon. Good night.